सो गाइस, हम लोगों ने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था और काफी कुछ एक्टिविटी कर दी थी पावर क्वेरी में। सो वापस लेके चल रहा हूँ आपको पावर क्वेरी विंडो पे। फाइल ओपन किया, क्वेरी को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके एडिट क्वेरी में आपको जाना है एंड यू विल गेट बैक टू पावर क्वेरी। ठीक है। सो व्हाट वी हैव डन यस्टरडे, तीन डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में हमारे पास पॉपुलेशन का डेटा था। हमने सबसे पहले उसमें से एरर डायग्नोस किए, यानी कि जो भी एरर थे, वनरेबिलिटीज थी, उसमें डेटा की डिस्क्रिपेंसीज थी, उन्हें दूर किया विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी। ठीक है। और क्योंकि तीनों में एक ही तरह का डेटा था तो हमने उसे क्या कर दिया था, कंबाइंड कर दिया था। ठीक है। सो कंबाइंड करने के बाद ये कुछ इस तरह से आ गया था। बाकी तीनों जो क्वेरीज थी उन्हें हमने सेफ साइड रख दिया था और लोड उनसे डिसेबल कर दिया था बेसिकली। ठीक है ना। तो इस तरह से बेसिकली काम किया गया था। अब हमारे पास मेजर जो है कंबाइंड पॉपुलेशन था। और कल हमने एक नई चीज और सीखी, अपेंड कैसे करते हैं, और साथ ही साथ हमने जो ये वाला फील्ड था हमारे पास, जेंडर वाला, जो कि नहीं था, और कल अनपिविट करके हमने इस फील्ड को जनरेट किया था। यहाँ तक सबका हो गया है गाइस? किसी को ये दिक्कत यस समस्या? सर। नहीं सर। यहाँ तक करने में कोई परेशानी हुई हो? नो सर। ठीक है, सबने कर लिया यानी कि अच्छी बात है। ठीक है। सो वी गेट दैट, हमारे पास डेटा यहाँ पे आ गया था। देन आफ्टर, कल मैंने आपको बताया था लाइक किस तरह से हम लोग आगे प्रोजेक्ट को लेके जाने वाले हैं। तो आई हैव टोल्ड यू बिफोर, और एज वेल एज मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज डिम और व्हाट इज स्टार स्कीमा। ठीक है ना। वो चीजें हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है। तो आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सबसे पहले वर्क मॉड्यूल को। बेसिकली यहाँ पे वर्क फ्लो कैसे काम करता है, कैसे वर्क हम लोग करते हैं पावर क्वेरी के अंदर, पावर बीआई के अंदर। तो वो चीज, उसका फ्लो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। सो गाइस, सबसे पहला जो टास्क होता है दैट इज कॉल्ड डेटा प्रेप। ठीक है ना। इसे हम लोग कहते हैं डेटा प्रिपरेशन, जो लिखा हुआ है इसे कहते हैं डेटा प्रेप स्टेप। ठीक है। तो ये पावर क्वेरी एडिटर की हेल्प से होता है, यानी कि अभी राइट नाउ वी आर इन दिस स्टेज, दिस इज स्टेज वन। ओके। और इसी को गाइस हम लोग कह रहे थे इन अदर वर्ड्स ट्रांसफॉर्म। ठीक है ना। ईटीएल में ये चीज आ जाती है ट्रांसफॉर्म में। ठीक है। ईटीएल स्टैंड फॉर एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ठीक है। तो ये स्टेज वन है, बेसिकली एक्सट्रैक्ट हम कर चुके हैं और अभी हम क्वेरी एडिटर में जहाँ पे इसे फॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद गाइस, जब हम इसको डेटा को अच्छे से मॉड्यूलेट कर देंगे, प्रिपेयर कर लेंगे, तब हम आते हैं सेकेंड स्टेज में। दिस इज स्टेज टू, डेटा मॉडलिंग। और बेसिकली यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे रिलेशनशिप्स को। ठीक है। तो डेटा की मॉडलिंग करेंगे। बेसिकली जो डेटा प्रिपरेशन होता है वो पावर क्वेरी एडिटर में किया जाता है, जो हम अभी यूज कर रहे हैं। जो डेटा मॉडलिंग होगा इसे हम लोग दूसरे व्यू में करेंगे, जिसे कहते हैं डेटा व्यू और रिलेशनशिप व्यू। ये डिफरेंट व्यूज हैं जहां पे हम इसे करेंगे। और फाइनली हम करते हैं डेटा को विजुअलाइज, दैट इज स्टेज थ्री। और इसे करते हैं हम लोग रिपोर्ट व्यू में, यानी कि वो जो चार्ट बना रहे थे शुरू में, ध्यान होगा आप लोगों को, चार्ट्स एंड विजुअल्स हम लोग बना रहे थे। सो बेसिकली वो रिपोर्ट व्यू में होते हैं। ठीक है। तो वहां पे हम लोग जो है ये काम करते हैं। तो इस तरह से गाइस हमारा वर्क फ्लो होता है, यानी सबसे पहले ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, फिर हम लोग डेटा की मॉडलिंग कर रहे हैं और फिर डेटा को विजुअलाइज कर रहे हैं। ठीक है। इस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है। सर।
सो कल एज वेल एज मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया था क्लोजिंग से पहले दैट हाउ वी गोना डू, हम कैसे करने वाले हैं। अभी राइट नाउ हम इस स्टेज पे हैं स्कीम में अपनी, एंड वी आर गोइंग टू फॉलो स्टार स्कीमा। स्टार स्कीमा में एक रूट टेबल होता है गाइस, जैसा मैंने कल भी बताया था, और बाकी उसकी ट्रेल्स होती हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टेबल उससे क्या होती हैं, अटैच होती हैं, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, हमारे केस में इन जनरल हम 3 टेबल बनाएंगे। मेन जो रूट टेबल होगी दैट इज फैक्ट पॉपुलेशन। इसके अलावा डिम रीजन हम लोग बनाएंगे, डिम एज हम बनाएंगे। ये पॉइंट्स आपके पास नोटेड होने चाहिए, किस रीजन में या किस टेबल में क्या फील्ड है। ठीक है, सो 1 2 3 इन फील्ड्स को हमें जनरेट कराना है अपने डेटा में। ठीक है, सो लाइक इन डिम रीजन वी हैव कंट्री आईडी, वी हैव कंट्री नेम एंड रीजन, यानी टोटली रीजन की इंफॉर्मेशन इसके अंदर। फैक्ट पॉपुलेशन में पॉपुलेशन का डेटा होगा जेंडर वाइज, ईयर वाइज और एज ग्रुप वाइज एज वेल एज कंट्री वाइज। और डिम एज में गाइस वी विल हैव एज रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो भी यूजर्स है, जो भी हमारे पास काउंट है पॉपुलेशन का, वहां पे एज ग्रुप का आईडी है, एज ग्रुप होएगा, और साथ में जो है कैटेगरी सेक्शन। तो ये 3 जो है हमें प्रॉपरली फॉलो करना। ठीक है, तो ये 3 टेबल हम बनाएंगे इससे। अभी हम यहाँ पे है, राइट नाउ वी आर एट हियर एट दिस पॉइंट। ठीक है ना, तो इससे इस तक कैसे आएंगे ये चीज सीखनी है। ठीक है सर। हेलो सर। ये नोट है सबके पास? यस सर। यस सर, नोट कर लिया। ठीक है, कर लो नोट, से नोट करना है। ये नीचे के 3 हो, ठीक है ना, ऊपर वाला तो खैर हम बना ही चुके हैं, नीचे के 3 अब हमें बनाने। जी सर। इसको किस तरह से मोल्ड करना है दैट इज लर्निंग प्रोसेस। ठीक है ना, ये हम लोग बेसिकली समझेंगे चीजों को कि कैसे करके इस स्टेज से डेटा को इस फॉर्म में लाया जाएगा। ठीक है ना, ये आप खुद देखिए अभी कैसा डेटा दिख रहा है और हमें इस स्टेज तक उसे लाना है। ठीक है ना, सो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी, और डेटा को कैसे मोल्ड करते हैं हम लोग, ये सारा प्रोसेस यही बताता है। यानी कि अब एरर्स तो है नहीं भाई, एरर्स तो क्लियर हो चुके हैं, अब केवल मॉड्यूलेशन वाला पार्ट बचता है, यानी डेटा को स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है ना, उसकी शुरुआत वैसे कल से हो गई है, जब गाइज हम लोगों ने सबसे पहला एक प्रोसेस किया था अपेंड। ठीक है, अपेंड करने से बेसिकली ये हुआ ये कि भाई सारा डेटा एक साथ आ गया एक ही तरह का। और सेकंड नंबर पे हमने किया था अनपिवट। ठीक है ना, अनपिवट की हेल्प से हमें एक फील्ड मिला था दैट इज जेंडर, नहीं तो हमारे पास जेंडर फील्ड था नहीं असल में, तो हमने हमारे डेटा के अंदर ही हिडन था, वो मिला ऐसे कि हमने अनपिवट किया उसे। ठीक है, और उसी तरह से अब इसी टेबल की हेल्प से हम लोग ये 3 टेबल बनाने वाले हैं, और तीनों टेबल जब बन जाएंगे तो देन यू विल गेट इट। ठीक है, हेलो सर। हेलो। हेलो हाँ जी, सर, वो मुकीम कुछ कह रहा है बार बार ना, शायद आपको उसकी आवाज नहीं आ पा रही। ऐसा है क्या? नहीं, मुकीम कुछ कह रहे हो क्या? वही कह रहा था सर वो। कह रहा यस होता सर। तो मुझे सुनाई देता। हाँ, क्या कह रहा हूँ मुकीम? मेरा ईयरफोन सर इस अच्छे से पीसी से जुड़ नहीं पा रहा, वो इसलिए थोड़ा एरर हो रही है। सर वो मैं ये पूछ रहा था कि
जैसा कि सर अभी आप बता रहे हो कि हम डेटा को मॉडलाइज कर रहे हैं, ठीक है सर। तो सर हम्म एज वेल एज दिस, तो सर इसको डीम रीजन, फैक्ट पॉपुलेशन, डीम एज, इन सब की भी क्या ऐसा क्यों जरूरत पड़ रही है इतना कुछ करने की सर? मॉडलाइज तो हम ऑलरेडी कुछ थोड़ा बहुत कर भी चुके हैं, या कुछ और ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कर चुके हैं, विजुअल? लेकिन अभी हम इस स्टेज में हैं। तो जैसे आप इसका चार्ट बनाते हो तो देखो सिंपल है, अगर विजुअल बनाने लगो आप इसका, तो जेंडर वाइज बनेगा, ईयर वाइज बनेगा, और कंट्री वाइज। कंट्री आईडी और कंट्री तो एक ही बात हो गई, और ज्यादा से ज्यादा एज ग्रुप वाइज। तो यस सर। मुश्किल से देखो चार एक ही फील्ड बच रहे हैं। लेकिन आप जब इधर नीचे देखोगे, आप कंट्री वाइज चार्ट बना सकते हो, रीजन वाइज बना सकते हो, ईयर वाइज बना सकते हो, जेंडर वाइज बना सकते हो, एज ग्रुप वाइज बना सकते हो, कैटेगरी वाइज बना सकते हो। ये देखो फील्ड बढ़ते जा रहे हैं, और डेटा ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड जिसे कहते हैं। ठीक है ना, जो चीज जैसे होनी चाहिए वो ऐसे। ठीक है ना। और इवन आप लोग हो सकता है आगे चल के एक आध फील्ड आप ही सजेस्ट करें कि सर इसमें ये भी ऐड करो। यानी कि पॉसिबिलिटी तब भी रहेगी कि कोई और फील्ड भी ऐड किए जा सकते हैं, या कोई एडिशनल कोई और टेबल आप सजेस्ट कर सकते हैं कि ये टेबल भी इसमें ऐड करा दो। ठीक है ना। तो इतने फील्ड जो है इंक्रीज हो जाते हैं। और सबसे पहले तो जो कंप्लीट होता है हमारा डिम, वो कंप्लीट होता है इससे। सारी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटेड चली जाएगी। ठीक है ना। और सेकंड हो जाएगा स्टार स्कीमा। ठीक है ना। तो ये दोनों को फुलफिल कर पाएंगे हम इसकी हेल्प से। अगर आप सीधे सिंपल डेटा लेके जाओगे तो कोई खास विजुअलाइज या एनालाइज नहीं कर पाओगे। यहाँ पे तो हमारे पास बहुत सारे चांस आ रहे हैं। ये जो रीजन देख रहे हो, ये रीजन का पूरा नाम अगर मैं बताऊं, ये कॉन्टिनेंट है भाई। तो क्या हमारे डेटा में कहीं पे कॉन्टिनेंट वाइज है पॉपुलेशन? एशिया यूरोप का पॉपुलेशन है कहीं पे? नहीं सर। नहीं है ना। हम लेके आएंगे। ठीक है ना। यही चीज तो है, यही तो चैलेंज है। हम लेके आएंगे एशिया आई मीन यूरोप सर हम यूएस खुद करके। डेवलप करेंगे सर ये फील्ड्स को। यस, हम लोग खुद डेवलप कर रहे हैं इसे। ठीक है ना, क्योंकि ओके। डेटा उतना ज्यादा है नहीं हमारे पास। ठीक है ना। राइट राइट वो बात राइट। अलग है, लेंथी जरूर है डेटा, बट उसमें फील्ड्स इतने सक्सेसफुल नहीं है। आप इसको भी विजुअलाइज कर सकते हो, नो डाउट। ये इतना जितना दिया है ना, आप विजुअलाइज कर सकते हो, बट एक प्रॉपर मैनर में, वेल डेकोरम में लाने के लिए हमें चाहिए कि हम उस तरह से इसे स्प्लिट करें। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कैटेगरी वाइज हम कैटेगरी बनाएंगे, बेसिकली एज ग्रुप बनाएंगे। तो अलग अलग एज ग्रुप बनेंगे, अलग अलग एज कैटेगरी बनेगी, तो एज ग्रुप वाइज भी बन पाएगा, कैटेगरी वाइज भी बन पाएगा। ठीक है ना। ईयर वाइज चार्ट्स बना पाओगे, जेंडर वाइज बना पाओगे, कॉन्टिनेंट वाइज बना पाओगे, रीजन वाइज, कंट्री वाइज। यानी इतने सारे फील्ड हो जाएंगे हमारे पास, चॉइस ही चॉइस हो जाएगी फिर। ठीक है ना। यस सर। और मैंने कहा ना, इसके अलावा भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वही चीज है। तो ये मतलब ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए हमें इस स्टेज में लाना जरूरी है डेटा को। ठीक है। वही चीज है जो हमें यहाँ पे लर्न करनी है और इस तरफ बढ़ना है। ठीक है। क्लियर है मुकीम? यस सर अब समझ में आई बात सर। ठीक। सर, और डिम में हाँ हम जी। जो मेन डेटा होता है उसी में से, मेन डेटा में से ही हम डिम के जो अलग अलग वो है, मतलब फील्ड है, उसी से हम हाँ उसको कन्वर्ट करते हैं ना। हाँ आशुतोष, होना यही है। वैसे थोड़ा अभी वियर्ड लग रहा होगा, या आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे कर पाएंगे हम, तो इजीली कर लेंगे हम। हमारे लिए सोर्स अल्टीमेटली यही है। यही है। मेन डेटा तो हमारा यही है आशुतोष, है ना। यस यस सर। तो मेन एक्चुअली हमारे लिए, अगर हम बात करें मेजर्स की, तो मेन तो हमारा पॉपुलेशन डेटा है। पॉपुलेशन, राइट तो सर। वो तो है ही, आएगा ही आएगा, और मेन में आ रहा है। ठीक है ना। हमें एक्चुअली बस ये कुछ और चीजें उसमें ऐड करनी, यस सर, इस इसमें तरह केवल से। रीजन, इसमें रीजन और कैटेगरीज एक मुझे एग्जैक्टली अलग अलग फील्ड इसमें लग रहा है, राइट। रीजन ऐड कराना है, इसमें एज कैटेगरीज ऐड करानी एज ए है। तो वो कैटेगरी, हम राइट। कैसे स्ट्रक्चर करेंगे, वो चीजें सीखनी है यहाँ पे। ठीक है ना। राइट और मैंने कहा ना, इसको सर। और एक्सप्लोर किया जा सकता है। यहाँ पे तो दो ही तीन ही टेबल बन रही है, आप चाहें तो एक आध और अगर आपके सर दिमाग में है। इसको एक्सप्लोर भी हम सिर्फ जो पॉपुलेशन कंबाइंड है उसी से एक्सप्लोर किया जा सकता है ना, मतलब उसी के अकॉर्डिंग ही करेक्ट। इसमें बनेंगे ना। हकीकत तो यही है, उसको कुछ ना कुछ बेस चाहिए, है ना। राइट सर। और वो बेस जो है पॉपुलेशन कंबाइंड ही है। मेन डेटा तो हमारा, मेन स्ट्रीम डेटा वही है। तो इसमें जितने फील्ड होंगे उसी हिसाब से हम डिम बना सकते हैं। आ, हाँ बेसिकली आप एक चीज देखिएगा बहुत ध्यान राइट से। सर। सोर्स है फैक्ट पॉपुलेशन। यस सर। ठीक है। यानी कि जो रूट है, ये है रूट है। रूट, यस सर। ये रूट है। यहाँ पे एज ग्रुप आईडी दिख रहा है,
यस सर। यहाँ पे भी है, एजिंग प्राइस। यहाँ पे कंट्री आईडी दिख रहा है, यहाँ पर भी है। यहाँ पे भी है। एक चीज, जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड रखते हैं तो रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आता है। रिलेशनशिप एक शर्त पे ही इस्टेब्लिश हो सकती है, जब दो टेबल्स के बीच में मिनिमम एक कॉमन फील्ड हो गई। मैं अभी नहीं बताना चाह रहा था ये बात आप लोगों को, और अब छिड़ गई है तो बता दिया, ठीक है ना। यस सर। देखो, इसका रिलेशन इससे तभी बन पाएगा आशुतोष, जब एक कॉमन फील्ड हो, वो मिल गया हमें, यस सर। कंट्री आईडी। और ये जबरदस्ती बनाएंगे हम उसके अंदर, हो सकता है ना हो, बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या है, एज ग्रुप आईडी। तो अलग अलग रख, ये भी एक चैलेंज है, अलग अलग भी रखो और एक कॉमन फील्ड भी रखो, ये भी तो चैलेंज है एक तरह का। यस सर। ऑफिस के बाद अगर एक जैसे फिर फील्ड नहीं नया होंगे तो उनके डेवलप बीच में रिलेशनशिप नहीं आएगा कभी भी, नेवर, रिलेशनशिप कोई में फायदा आया। ही नहीं उसका, समझ गए ना, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। हमें एक एटलीस्ट एक फील्ड कॉमन रखना है विद रूट, रूट के साथ कम से कम एक फील्ड Yes. कॉमन हो, सो दैट वी कैन क्रिएट रिलेशनशिप्स। और इसको आगे पढ़ेंगे हम, रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये चीज। यस तो सर। इसका जो स्ट्रक्चर बनाया है वो ऐसे ही बनाया है, मैंने जो ये ड्रॉ किया है, ये डिजाइन सोचा है, और मैंने खुद से सोचा है, आप लोग भी इसके बारे में सोच सकते हैं, इसको और एक्सप्लोर किया जा सकता है। वैसे मेरे दिमाग में एक और स्कीम है, लेट्स वी कैन हैव जेंडर को मैं चाहूँ तो एक अलग जेंडर। टेबल में कलेक्ट करा सकता यस हूँ। सर। जेंडर में फीमेल मेल अलग अलग करके भी आ सकता है। एग्जैक्टली, जेंडर को मैं अलग एक टेबल में ले जा सकता हूँ, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो वो भी किया जा सकता है, इट्स अप टू यू बेसिकली, बट हम अभी इसी को फॉलो करेंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, ठीक है। हम इसको फॉलो करेंगे तो हमें सब क्लियर हो जाएगा, जब हम इसे बना लेंगे तो फिर हमें वो हेल्प भी करेगा, ठीक है, ये यस सर। चीज है। चलिए, अब लेट्स बैक टू प्रोजेक्ट एंड लेट्स डिग इन। ये रहा हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अभी तक सोर्स क्वेरीज में रखा है जो कुछ रखा है, मेन डेटा सोर्स यहाँ पे बनेगा, और एक अदर क्वेरी करके एक ग्रुप और बना हुआ है, ठीक है। सबसे पहला काम करना है, ये जैसा आशुतोष से भी अभी तक डिस्कस हुआ हमारा, कि भाई हर हाल में सोर्स तो कंबाइंड पॉपुलेशन ही है, यानी ये जितनी भी टेबल बननी है अल्टीमेटली वो किससे बनेंगी, कंबाइंड पॉपुलेशन से ही, ठीक है। सो इसका बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, रोल है भाई, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं अभी के लिए, सबसे पहले तो इसका एक डुप्लीकेट बना देता हूं और उसे यहां ले आता हूं मेन डेटा सोर्स, ठीक है। और गाइस, डुप्लीकेट बनाने के लिए कैसे हम लोग करने वाले हैं, ओके, राइट क्लिक करता हूं कंबाइंड पॉपुलेशन पे, एंड यहां पे देखिए ऑप्शन मिल रहा है डुप्लीकेट, ठीक है। सो देयर आर टू ऑप्शंस, एक है डुप्लीकेट और एक है रेफरेंट, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज देखते हैं, तो देखिए मैं इसका बना रहा हूं एक डुप्लीकेट, ये बन गया डुप्लीकेट। इसे उठा के थोड़ा देर के लिए यहाँ अदर क्वेरीज में रख दे रहा हूं, और इसको रीनेम करके लिख देता हूं इसका नाम डुप्लीकेट, सो दैट आपको ध्यान रहे कि मैंने क्या किया है। और एक दिया गया है रेफरेंस, तो क्लिक ऑन रेफरेंस, और इसको भी उठा के यहां लाता हूं और इसका नाम रीनेम करके रख देता हूं रेफरेंस। असल में मैं दोनों में अंतर बताना चाह रहा हूं और कुछ नहीं। गाइस, चाहे डुप्लीकेट करो चाहे रेफरेंस, कोई फर्क दिख रहा है, नो सर। नो सर। कोई फर्क नहीं है, अल्टीमेटली दोनों ही डुप्लीकेट है, सही है। यस यस सर। सर। लेकिन बात यह है आशुतोष, फर्क है, ठीक है। फर्क क्या है, दोबारा देखिए, दोनों पे बार बार क्लिक कर रहा हूं, पूरी विंडो देखो, कुछ फर्क दिखेगा।
सर एक में ग्रीन लाइन है, एक में ग्रीन लाइन नहीं है। नहीं नहीं, वो आ जाएगी नहीं, थोड़ा देर बाद है। उसमें टेबल रिफॉर्म ऊपर सर, कंबाइन कॉर्पोरेशन। अप्लाइड स्टेप्स भी चेंज हो रहे हैं। वेरी गुड, मुकीम की नजर पड़ गई। डुप्लीकेट क्या होता है? विद प्रॉपर्टी कॉपी करता है। इट्स अ कॉपी विद प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी यानी कि जो भी आपने स्टेप कंबाइंड पॉपुलेशन में परफॉर्म किए थे वो देखो डुप्लीकेट में भी दिख रहे हैं। राइट सर। जबकि जो रेफरेंस्ड है उसमें अप्लाइड स्टेप में कुछ भी नहीं है, वो न्यू है एक तरीके से। क्योंकि वो यस वो एक रेप्लिका है, मिरर इमेज। अब एक बात बताओ, लाइट कौन होगा वेट में? ये सर जो न्यू रेफरेंस होगा सर, हाँ, जो रेफरेंस रेफरेंस वाला। रेफरेंस लाइट होगा भाई, क्योंकि अप्लाइड स्टेप बार बार परफॉर्म होंगे। जितनी बार रिफ्रेश करोगे ना कनेक्शन, क्लोज एंड अप्लाई, सारे दोबारा स्टेप परफॉर्म होंगे और इट विल टेक टू मच टाइम। यानी इससे क्या होगा? प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाएगा। लेकिन रेफरेंस में ऐसा कुछ नहीं है भाई। रेफरेंस तो ऑलरेडी है और बिना स्टेप्स के आ रखा है आपके पास। अब फर्दर कुछ भी कर लो इसमें, ठीक है। अब बात आती है कि रेफरेंस करें या डुप्लीकेट, व्हाट विल बी द बेस्ट चॉइस। तो गाइस, वैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है कि हमें रेफरेंस क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टेप्स के साथ उसे लेके आते हो तो भाई इट विल टेक टू मच टाइम। ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है। बहुत ज्यादा टाइम से क्या मतलब है, इसको समझिएगा। बहुत ज्यादा टाइम का मतलब ये हो गया कि आपका कॉम्प्लिकेटेड जितने हो भी रहा स्टेप है वो परफॉर्म होंगे। अब हमारे केस में चलो मान लेते हैं कि भाई अभी कम स्टेप है, लेकिन एक्चुअल केस में कई बार क्या होते हैं, ज्यादा स्टेप भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। अब एक और फर्क है रेफरेंस और डुप्लीकेट में। लेट्स से ये रेफरेंस किसका है? कंबाइंड पॉपुलेशन का। Yes, sir. और डुप्लीकेट किसका है? डुप्लीकेट भी है कंबाइंड Combined पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन। जी, अब देखो मैं कंबाइंड पॉपुलेशन में आया और थोड़ा देर के लिए ऐसे ही, ठीक है, ये कंट्री आईडी को मैंने कर दिया डिलीट। डिलीट हो गया, वो डुप्लीकेट में भी टेम्परेरी चेंज किया हो है, ठीक है, गया। बाद में हटा दूंगा, करना नहीं है ऐसा। अब देखो डुप्लीकेट में आया, यस सर, पर यहां तो अभी रेफरेंस में बना नहीं हुआ आया। है, लेकिन रेफरेंस से चला गया। समझ गए बात? यस यानी कि ये रेफरेंस किससे लिंक्ड है? इससे। कंबाइंड से। अच्छा, रेफरेंस से कंट्री हटाऊंगा तो क्या ऊपर फर्क पड़ेगा कंबाइंड पॉपुलेशन पे? नो सर, नो सर, उस पर नहीं पड़ने वाला। हटा के देखते हैं। पढ़ना नहीं चाहिए। नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? ये वन वे होता है। दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज वन वे One way. बेसिक। समझ गए? तो रेफरेंस इससे रेफरेंस है कंबाइंड पॉपुलेशन पे। कंबाइंड पॉपुलेशन रेफरेंस से रेफरेंस नहीं है। समझ गए बात? यस तो अकॉर्डिंग टू योर नीड, आपकी नीड के अनुसार आपको रेफरेंस या डुप्लीकेट करना चाहिए। क्लियर हुआ ये चीज, या किसी को डाउट है इसमें? सोच लो अभी भी। सोचो भाई, कोई भी डाउट है अगर कुछ लग रहा है तो मुझे बताएं। सर हमने कंबाइंड पॉपुलेशन में कोई भी चेंज किया तो वो रेफरेंस में हुआ, राइट? बिल्कुल। बट अगर हम जैसे रेफरेंस में कोई वर्कआउट करते हैं और उसके बाद हम कंबाइंड में कुछ चेंज करते हैं तो वो रेफरेंस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे में तो फिर वो उससे मतलब हम अगर कुछ न्यू थिंग्स कर रहे हैं रेफरेंस में तो फिर वो तो एक तरीके से अगर कंबाइंड में हमने कोई चेंजेस किया तो वो तो सारा मतलब वो एक रॉन्ग प्रोसेस नहीं जाएगा, रेफरेंस में तो सब चेंज हो जाएगा ना। तो हमें यही चीज का डुप्लीकेट ध्यान रखना है आशुतोष। इसे करते समय यही चीज का ध्यान रखना है कि आगे चल के फंसो ना, ठीक है ना। तो इसमें हमारी नीड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कंबाइंड पॉपुलेशन को वैसे भी मैं सेफ कस्टडी, अभी मैं दोनों डिलीट कर रहा हूं भाई। ये तो क्लियर हो गया दोनों है क्या, तो मैं ये दोनों ही डिलीट कर रहा हूं, ठीक है।
मेन डेटा सोर्स हमारे लिए कंबाइंड पॉपुलेशन है। इसमें ये लास्ट स्टेप को अंडू कर रहा हूं भाई, ठीक है। मेन डेटा ये है। अब बात ये आती है कि इसी पे बेस्ड मुझे बाकी टेबल बनानी है। तो मेरे लिए क्या सही है, मैं इसको सेफ कस्टडी रखने वाला हूं, यानी इसको बाद में मैं ना यही इनेबल लोड हटा दूंगा इनसे, तो मैं इसमें कोई भी चेंज नहीं करने वाला। तो मेरे लिए बेटर है कि मैं डुप्लीकेट ना करके इसे रेफरेंस करूं। लेकिन अगर मुझे लगता है कि कभी मुझे इसमें चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, तो आपको सोचना पड़ेगा भाई डुप्लीकेट करना सही है या रेफरेंस, ठीक है ना। उस केस में डुप्लीकेट कई बार हो सकता है आपको डुप्लीकेट की जरूरत पड़े, ठीक है। तो मेरे केस में, यानी इस केस में अगर आपको बताऊं, तो मैं इसे सेफ कस्टडी में रखने वाला हूं थोड़ा देर बाद कंबाइंड पॉपुलेशन, और मुझे केवल इसका रेफरेंस चाहिए, ठीक है। यानी कि अब मैं कंबाइंड पॉपुलेशन को हाथ नहीं लगाने वाला, मैं ये श्योरिटी दे रहा हूं। ये श्योरिटी है कि मैं अब इसमें कोई भी चेंज नहीं करने वाला। मेरे पास फील्ड आ चुके जो जो मुझे चाहिए थे, कंट्री आईडी, कंट्री नेम, ईयर, एज ग्रुप, जेंडर और पॉपुलेशन, ये 5 फील्ड आ गए, और अब मेरे लिए यही सोर्स है और आखिरी है। इसके बाद मैं अब कोई चेंज नहीं करने वाला। सो गाइस, मेरे लिए इस प्रोजेक्ट में रेफरेंस करना सही रहेगा, ना कि डुप्लीकेट। डुप्लीकेट में कुछ नहीं होगा, वो लोडिंग टाइम बढ़ाता है भाई, हैवीनेस बढ़ती है फाइल की, ठीक है, और कुछ नहीं। अच्छा, डुप्लीकेट का मतलब ये भी है आशुतोष, इसको ऐसे लेके चलो कि इसमें कितनी रोज है, 6 लाख। डुप्लीकेट का मतलब ये है कि 6 लाख रोज और आ रही है, राइट, वो एक तरीके से ठीक लोड है। ही हो रहा है। तो ठीक डबल हो जाएगा साइज, समझ गए। यस सर। वो ठीक डबल कर देगा, लेकिन रेफरेंस तब भी लाइट होगा, रेफरेंस विल बी लाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे सही चॉइस है कि आप करें रेफरेंस, और मैं इसका कर रहा हूँ रेफरेंस। कंबाइंड पॉपुलेशन को उठा के लाता हूँ मेन डेटा सोर्स, ठीक है। तो ये आ गया रेफरेंस। तो ये लाइटर होता है, अप्लाइड स्टेप नहीं होते हैं, तो ये एक्चुअल डेटा नहीं है एग्जैक्टली, ये इसकी रेप्लिका है बस, नथिंग एल्स, ठीक है ना। और डुप्लीकेट में तो एक्चुअल डेटा आएगा और डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। यस सर। इसमें कोई समस्या, किसी को समझने में दिक्कत हुई हो भाई? मुकीम नो क्लियर सर। है? यस सर, क्लियर है सर। इसको रीनेम कर दीजिए प्लीज। रीनेम। तो रीनेम करने से पहले जो मैं बनाने वाला हूं उसका नाम रखूंगा भाई। तो ऐसा करते हैं, इसका नाम शुरुआत करते हैं डिम रीजन से, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाएंगे, डिम रीजन। तो इसका नाम बदल के कर देता हूं डिम रीजन। तो इसका नाम रख दिया डिम रीजन। अब डिम रीजन के फील्ड देखते हैं क्या क्या रखा हुआ है। डिम रीजन में चाहिए कंट्री आईडी, कंट्री और रीजन। तो भाई ये रहा कंट्री आईडी, ये रहा कंट्री, बट हमारे पास क्या नहीं है, रीजन नाम का कोई फील्ड नहीं है। यानी कि यहां से काम के मेरे यही 2 हैं, बाकी सब नहीं चाहिए। तो मैं जाता हूं चूज कॉलम में, सॉरी रिमूव कॉलम में, और रिमूव अदर कॉलम कर देता हूं। तो यही 2 कॉलम बच गए, ठीक है। सबसे पहला काम ये किया मैंने, रेप्लिका बनाई कंबाइंड पॉपुलेशन की, डिम रीजन नाम दिया, और डिम रीजन में कंट्री आईडी, कंट्री चाहिए, वो मैंने यहाँ पे रख दिया। रीजन का भी आता पता कुछ नहीं है भाई। इसके अलावा एक दिक्कत और है, यहाँ पे कंट्री नेम रिपीट हो रखे हैं भाई आशुतोष। अफगानिस्तान कई बार आ रखा होगा, इंडिया कई बार आ रखा है, चाइना कई बार आ रखा है। मुझे मल्टीपल एंट्रीज नहीं चाहिए, मुझे सिंगल एंट्री चाहिए ऐसा। तो मैं यहाँ पे इस कॉलम को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके रिमूव डुप्लीकेट्स कर देता हूँ ब्लाइंडली, क्योंकि मुझे पता है मुझे डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चाहिए, सिंगल वैल्यू चाहिए मुझे, हर कंट्री की सिंगल एंट्री। तो डुप्लीकेट खत्म कर दे रहा हूँ यहाँ से। ये देखो डुप्लीकेट खत्म हो गए। अब जरा काउंट ले लेते हैं, कितना काउंट है इसका। तो 199 कंट्रीज आ रही भाई, लास्ट ये है टोटल 199 कंट्रीज का डेटा हमारे पास यहाँ पे आ गया। यानी कि हमने कंट्री बना लिया, कंट्री बना लिया, और कंट्री आईडी हमारे पास है। 2 फील्ड आ गए, तीसरा चाहिए हमें रीजन।
कैसे लाएंगे अभी देखते हैं, पहले इतना करके देखें आप लोग। इतना हो गया गाइस? यस सर। ठीक है। अब बेसिकली ये जो थर्ड फील्ड मैंने सोच के रखा है दैट इज रीजन, ठीक है, ये रीजन फील्ड है। एंड द पॉइंट इज बेसिकली ये यहाँ पे चाहिए मुझे कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो गाइज इसके लिए ना एक फाइल मैंने आप लोगों को एडिशनल दिया हुआ है, ठीक है, और आप लोग फाइंड कर पाएंगे उसे। उसका नाम है कोड कंट्री रीजन, एक टेक्स्ट फाइल है जो मैंने आप लोगों को दिया है डेटा सेट के साथ। ये रहा वो फाइल। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली कंट्रीज के नेम है और उनके कोड दिए हुए हैं इस तरह से। तो सबसे पहले तो इस फाइल को यहाँ पे लोड करा दीजिए, और लोड करा के फिर आगे सोचेंगे कि कैसे करके हम कॉन्टिनेंट का नेम ला सकते हैं। तो न्यू सोर्स पे यहाँ पे क्लिक कीजिए पावर क्वेरी में, और टेक्स्ट एंड सीएसवी, टेक्स्ट एंड सीएसवी पे क्लिक कीजिए। देन यू नीड टू फाइंड दैट फाइल, पॉइंट आउट कीजिएगा उसे जहां भी रखी है। ये रहा कोड कंट्री रीजन, ओपन कीजिए और इसे करा दीजिए लोड। डेलिमिटर है इसमें टैब, एंड जस्ट लोड इट। ये देखिए इस तरह से आ गया। तो कोड कंट्री रीजन को अभी अदर क्वेरीज में रख रहा हूं मैं। ये बेसिकली अल्टरनेट क्वेरी, मतलब ये हमारा कोई मेन डेटा सेट नहीं है, ये डिफरेंट क्वेरी। सर प्लीज एक बार दोबारा करके बताना है कैसे किया आपने। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये फाइल दे रखी है मैंने कोड कंट्री रीजन, उसे न्यू सोर्स से कॉल करा दीजिए। ऊपर न्यू सोर्स ऑप्शन आ रहा है क्लोज एंड अप्लाई के बगल में, उसे कॉल करें।
गाइस किसी को भी कोई भी समस्या हो रही है बीच में बता देना, इसमें पीछे नहीं छूट सकते, ठीक है? अगर पीछे छूट गए हो आप तो फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत। और हर एक स्टेप बहुत ध्यान से देखिएगा। इतना मतलब मैं ये नहीं कह रहा बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन आसान भी नहीं होगा, ठीक है ना? सो भले ही टाइम ले लो, भले ही स्लो करो, लेकिन साथ ही साथ करना है ये चीज, ठीक है ना? पहले मुझे देख लो एक बार मैं कैसे कर रहा हूँ, फिर उसे इसीलिए मैं टाइम दे रहा हूँ आपको पूरा। सर डेलीमीटर आई थिंक टैब है क्या है सर? हाँ टैब है इसमें टैब। तो सर हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जैसे हमें लगता है कि भाई रीजन की जरूरत है या और भी फील्ड्स की, तो हम क्लाइंट से कह सकते हैं सर। हाँ प्लेस किया जा सकता है कुछ, अगर ये हम अपने आप मन से ही कर रहे हैं, ठीक है ना? क्लाइंट बोले ना बोले हमें करना है बस ये। भाई क्लाइंट तो आपको डेटा जो उसके पास बेस्ट डेटा अवेलेबल होगा वही दे देगा, है ना? बट उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर करना दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस सर। इतना हो गया गाइस? यस सर। यस सर। ठीक है। सो आशुतोष इसमें एरर्स दिख रहे हैं ऊपर सबसे पहले तो, है ना? तो पहले इन्हीं को देख लेते हैं क्या दिक्कत है। यहाँ पे नल वैल्यूज है, ठीक है ना? तो थोड़ा देर के लिए अगर मैं अनचेक करता हूँ और नल को रखता हूँ तो बेसिकली 2 to 4 to 6 ये बॉटम 6 वैल्यूज है जो नल है भाई। तो इनको हटाया जा सकता है, एंड टू एंड नल ही है देखो, ठीक है ना? तो हम इन्हें हटा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को बेस मान के चेक किया था, नल को हटा देता हूँ
और ओके कर देता हूँ। तो ये नल खत्म हो गया, अभी नॉर्मल वैल्यूज आ गई है। ठीक है, अब हर एक फील्ड को समझते हैं। यहाँ पे नेम लिखा है, बेसिकली ये कंट्री है। यहाँ पे कंट्री आईडी जो कि हमारे मेन डेटा में भी है। अब ये कंट्री आईडी जनरेट कहाँ से होता है, तो मैंने पहले भी बताया था आपको, ये स्टैंडर्ड होते हैं और सेम ही चलते हैं। जैसे यहाँ पे अफगानिस्तान का 4 देख रहे हो, 4 कंट्री रीजन में भी देख लो, अफगानिस्तान के आगे 4 ही लिखा हुआ है। ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि ये कंट्री आईडीज या जो कंट्री कोड्स होते हैं ये आईएसओ बनाता है, जो कि स्टैंडर्ड सेट करता है। ठीक है ना, तो आईएसओ कोड्स हैं ये बेसिकली। और यहाँ पे ये जो ASEU लिखा है ये बेसिकली कॉन्टिनेंट्स के नेम है गाइस। CC लिखा हुआ है ना, दीज आर कॉन्टिनेंट्स। तो इसको लिखता हूं मैं यहाँ पे रीजन कोड। और ये AF जो है कंट्री इनिशियल है 2, और AFG जो है ये है कंट्री इनिशियल 3, यानी AF 2 लेटर, AFG 3 लेटर। इनकी हमें जरूरत नहीं है, तो मैं ये दोनों सेलेक्ट करके गाइस रिमूव कर देने वाला हूं। और मेन काम का डेटा है हमारे पास रीजन कोड, कंट्री आईडी, कंट्री। हमें जो चाहिए वो यहाँ भी नहीं है, हकीकत बात है। हमें क्या चाहिए, रीजन। और रीजन का मतलब क्या है यहाँ पे आशुतोष? सर रीजन का मतलब अफगानिस्तान के अंदर कौन कौन से कॉन्टिनेंट बोला था, कॉन्टिनेंट्स वाइज है, मतलब राइट? कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट। व्हाट वी नीड इज कॉन्टिनेंट नेम, बट यहाँ पे कॉन्टिनेंट का नेम नहीं है, कॉन्टिनेंट के कोड जरूर है हमारे पास। ठीक है ना, तो वी विल ट्राई टू फाइंड, इसकी हेल्प से हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे ऐसे। तो ये सब कुछ मैनिपुलेशन हम खुद कर रहे हैं भाई, ये हम अपनी इंटेलिजेंस से कर रहे हैं। इसके लिए ना कोई वो है ना कुछ है, बस हम खुद ही सेल्फ हेल्प, मतलब ठीक है ना, खुद को हेल्प करना है खुद से। ठीक है, यहाँ तक सब पहुंच गए हैं? किसी का कोई डाउट, कोई सवाल अभी तक, या नहीं हो पा रहा है? क्लियर है इतना? यस सर। यहाँ पे AS का मतलब क्या है? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, एशिया हो सकता है सर। एशिया है। EU फॉर यूरोप, यूरोप, वेरी गुड। AN फॉर अंटार्कटिका, एंटार्क्टिका। AF फॉर अफ्रीका, अफ्रीका। OC ओशिनिया। ठीक है, ओशिनिया। हाँ।
फिर है NA नॉर्थ अमेरिका, SA साउथ साउथ अमेरिका, करेक्ट है। तो ये 7 Right. कॉन्टिनेंट्स है बेसिकली, ठीक है ना, दीज आर द 7 कॉन्टिनेंट्स। अगर यहाँ पे AS की जगह एशिया लिखा होता तो आसानी होती ना, हमें तो बिल्कुल। रीजन का नेम ही चाहिए। यहाँ पे हम क्या चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान के आगे एशिया लिखा हुआ है। अब वो यहाँ पे हम बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट यह है कि रीजन बनाने के लिए यहाँ पे केवल इनिशियल दिए गए, तो रीजन कैसे बनाएंगे? तो गाइस उसके लिए क्रिएट करनी है एक नई टेबल, ठीक है। सबसे पहला काम, मैं थोड़ा देर के लिए टेम्परेरी बेसिस पे यहाँ से डुप्लीकेट्स को रिमूव कर रहा हूँ। तो मैंने, सॉरी गलत हो गया, मैं क्लिक करता हूँ रिमूव डुप्लीकेट्स। जैसे ही ऐसा करता हूँ देखो 7 कॉन्टिनेंट मिल गए, दिख रहा है। टेम्परेरी किया है मैंने ये काम। कॉलम को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके कॉपी कर दीजिए। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले तो डुप्लीकेट रिमूव किया और फिर इस कॉलम को सेलेक्ट करके कॉपी किया। वापस स्टेप को अंडू कर देता हूँ और अब जाता हूँ एंटर डेटा में। बेसिकली आज तक ये काम कभी हमने नहीं किया है। हम लोग यहाँ पे एक नई टेबल बनाने वाले हैं। एंटर डेटा में गया और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये आ गया रीजन कोड और आगे लिख देता हूँ रीजन फुल नेम। AS फॉर एशिया, एशिया, यूरोप, यूरोप, अंटार्कटिका, एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका, अफ्रीका, 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 ओशिनिया, ओशिनिया, नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ साउथ अमेरिका, अमेरिका, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। इसमें कोई दिक्कत? और नहीं सर। टेबल का नाम भी दे देता हूं रीजन फुल नेम। और इसे कर देते हैं सेव, ओके कर। तो यहाँ पे एक टेबल बन के आ जाती है रीजन फुल नेम से। क्लियर है? तो सबसे sir. पहला काम यही करना है, कोड कंट्री रीजन की हेल्प से रीजन फुल नेम बनाना है एंटर डेटा यूज करते हुए। ट्राई करके देखें इससे पहले इतना, फिर बताता हूँ कि क्यों कर रहे हैं ऐसा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, बेसिकली मैं यहाँ पे किसी तरह से चाहता हूँ कि इनका पूरा नाम लिखा हुआ जाए, तो मैंने उसके लिए एक अलग से रेफरेंस क्रिएट कर दिया।
हो गया सर। डन, ठीक है, वेट करो, बाकी लोग भी करे भाई। ऑलराइट यस, सो देखो यहाँ पे हमने एक फुल नेम की लिस्ट बना दी, छोटी टेबल थी इसलिए एंटर डेटा से कर लिया। इन जनरल हम लोग वैसे डेटा यहाँ पे कोई डेटा टेबल बनाते नहीं है, ठीक है ना, बट छोटी जरूरत थी तो मैंने यहीं पे टेबल बना लिया विद द हेल्प ऑफ एंटर डेटा। तो एक और फीचर सीख लिया हमने कि यहाँ पे डेटा भी फेड किया जा सकता है। अब गाइज मुझे चाहिए क्या अल्टीमेटली कि ये कोड कंट्री रीजन में रीजन कोड के आगे अगर उसका फुल नेम लिखा आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस काम को करने के लिए, यानी कि ये एएस है, ऐसी एएस है, एएस के आगे क्या लिखा आ जाए, एशिया, ईयू के आगे यूरो, तो फुल नेम का जो रेफरेंस है वो यहाँ पे दूसरी टेबल में कहीं रखा गया है, तो हमें कराना होगा इन्हें मर्ज, ठीक है। सो टुडे वी गोना लर्न व्हाट इज मर्ज, ठीक है, मर्ज कैसे करते हैं वो चीज सीखें, ठीक है। सो गाइज इसके लिए आप लोग स्क्रीन पे आए वापस, और एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करूँ। So you can see that we have two queries, queries 1 and query 2. Query 1 में आप देख रहे होंगे फील्ड है कस्टमर आईडी करके, देन प्रोडक्ट एंड देन प्राइस। वहीं क्वेरी 2 में कस्टमर आईडी है और कस्टमर का नेम। क्या आप क्वेरी 1 देख के, या मैं केवल क्वेरी 1 आपके सामने रखूं, कस्टमर का नाम बता सकते हो? नहीं। लेकिन अगर मैं आपके सामने दूसरी क्वेरी भी रख दूं और फिर पूछूं कि ये कस्टमर का नाम क्या है, तो बता सकते हो या नहीं? यस सर। यस सर। यस, आप बता सकते हैं कि ये मैक्स है और ये मैनुअल है, करेक्ट, ये मैक्स है। ऐसा कब हो पा रहा है? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन दूसरी टेबल पे रखी हुई है गाइस, ठीक है ना। सो इट इज क्वाइट इजी, ठीक है ना, ये काफी आसान हो जाता है उस केस में। तो अगर इन दोनों टेबल को मर्ज करा दिया जाए तो डेटा कुछ इस तरह से होगा, यानी कि जो नई टेबल बनेगी वो ऐसे बनेगी, 171 यहां से आ गया, प्रोडक्ट के आगे टीवी, नोटबुक, फोन यहां से आ गया, और प्राइस आ गया, और नेम कहां से आएगा, इस वाली क्वेरी से। सेकंड वाली 1 के लिए मैक्स, 7 के लिए मैनुअल, और 1 के लिए फिर से मैक्स। द प्रोसेस इज नोन एज अपेंड, सॉरी मर्ज, ठीक है ना। इस प्रोसेस को ही मर्ज कहते हैं, मर्जिंग ऑफ क्वेरी। क्लियर है? लेकिन इसके लिए एक बेस रूल है भाई, एक फील्ड कॉमन होना चाहिए, ठीक है, मस्ट बी अ सिंगल फील्ड कॉमन। ठीक है ना, कॉमन होगा तो ही ये हो पाएगा। क्लियर है? अब इन दोनों क्वेरीज में क्या फील्ड कॉमन है? CUID, देख रहे हैं, और इनके बीच रिलेशनशिप की वजह से ही ये आउटपुट हमें मिल सकता है, ठीक है। सो द प्रोसेस इज कॉल्ड मर्ज। देखो अपेंड होता था एक के नीचे एक, राइट, करेक्ट, लेकिन मर्ज होता है
एक के बगल में एक, ऐसे। समझ गए बात? ये मर्ज है और ये था अपेंड, दोनों में यही फर्क है। क्लियर है? If you want to note it, you can. सर मर्जिंग क्वेरीज के लिए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना सर, जैसे कि वहां पे था कि टाइटल मस्ट बी सेम एंड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम मस्ट बी सेम। नहीं, इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है, इसके लिए ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, केवल एक फील्ड कॉमन होना चाहिए दोनों क्वेरीज में, तभी मर्ज हो पाएगा। जैसे कि यहाँ पे कस्टमर आईडी, बेसिकली Yes. कस्टमर आईडी की हेल्प से आइडेंटिफाई हो पा रहा है ना दूसरी क्वेरी में कि उसका नाम क्या होगा, है Yes, कि sir. नहीं? वही चीज है, तो एक फील्ड कॉमन चाहिए। हो गया, नोट हो गया? Yes, sir.
फिर वहीं से प्रैक्टिकली So guys, what we are going to do, मैं इस टेबल को मर्ज कराने वाला हूँ रीजन फुल नेम के साथ, करेक्ट है? कोड कंट्री रीजन के साथ रीजन फुल नेम। तो जब मर्ज कराएंगे तो होगा क्या, एएस के आगे यहां से देख के क्या आ जाएगा फील्ड, एशिया, ईयू के आगे यूरोप, ठीक है? ये कैसे होता है आइए करते हैं। मैंने कोड कंट्री रीजन को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे गाइस ऑप्शन है मर्ज क्वेरीज का, ठीक है? इसमें भी दो ऑप्शन आते हैं अपेंड की तरह, लाइक मर्ज क्वेरीज और मर्ज क्वेरीज एज न्यू, ठीक है? सो फॉर दिस केस व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पे मर्ज क्वेरी करने वाला हूँ, यानी न्यू नहीं कर रहा हूँ, इसी में मर्ज कर रहा हूँ। सो मर्ज क्वेरी पे क्लिक किया तो देखिए ऊपर कोड कंट्री रीजन क्योंकि सिलेक्टेड था ऊपर आ गया है। मुझे इसे मर्ज कराना है रीजन फुल नेम से, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ रीजन फुल नेम और इस तरह से ये दोनों आ गए। अब मुझे इसमें डिफाइन करना होता है कॉमन फील्ड, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये रहा रीजन कोड और यहाँ भी रहा रीजन कोड, बोथ आर सेम। और यहाँ पे इसका जो जजमेंट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कह रहा है कि द सिलेक्शन मैचेस 258 आउट ऑफ 258, यानी इसमें 258 एंट्रीज हैं और 258 की 258 मैच हो रही है। तो ये 100% होना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है? और जैसे ही ओके करेंगे ये देखो टेबल आ जाएगी यहाँ पे मर्ज होके। आपको इसके शॉर्ट ऑप्शन में जाना है और रीजन फुल नेम को सिलेक्ट कर देना है, ओके कर देना है, यू विल गेट द रीजन फुल नेम। ये देखिए एएस के आगे एशिया, ईयू के आगे यूरोप, एएन के आगे अंटार्कटिका, एएफ फॉर अफ्रीका, ओसी फॉर ओसेनिया, एनए फॉर नॉर्थ अमेरिका, एसए फॉर साउथ अमेरिका, सारे आ गए। इसको रीनेम कर दीजिए बस और आपका काम हो गया। कितने आराम से देखिए मर्ज हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। करके देखिए। सर फर्स्ट तो कंट्री कोड पे क्लिक करना है किसके बीच? सर, कोड कंट्री रीजन पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक करना है। कोड कंट्री रीजन पे सिलेक्ट रख के तब मर्ज क्वेरीज करना है रीजन फुल नेम के साथ। ओके सर। सर वहाँ पे एक नीचे वो ऑप्शन आ रहा है यूज फजी मैचिंग ऑप्शंस। हेलो सर। हो गया? सर वहाँ पे एक बॉटम में ऑप्शन आ रहा है यूज मैच फजी ऑप्शंस जस्ट लाइक दिस। इन्हें अभी मत छेड़ना, ये आगे बताऊंगा। सर वो मैच नहीं हो रहा, जैसे आपके आ रहा था ना लिखा हुआ कि 258 आउट ऑफ मैच 258। कॉमन फील्ड पे क्लिक नहीं किया हुआ तुमने मुझे। वन फील्ड।
ऊपर भी दोनों टेबल में। ओके ओके। सर एक कॉलम तो बन गया, वो रीजन फुल नेम नहीं आ रहा उसमें ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए सर। कॉलम तो बन गया सर राइट साइड में, वो उसमें चेक मार्क लगाने के लिए रीजन फुल नेम हाईलाइट नहीं हो रहा सर। उसको शॉर्ट करो और वहां से केवल रीजन फुल नेम खोलो। तो यहाँ पे ओनली दिखा ही नहीं रहा ये रीजन फुल नेम, रीजन कोड दिखा रहा है only। मुकीम स्क्रीन शेयर करो यार अपनी। कुछ गलती हो रखी है मुझसे सर। हम्म। ये कॉलम नेम क्या आ रहा है? कॉलम नेम तुमने दिया ही नहीं है, वो वही है शायद। क्लिक करो शॉर्ट पे, शॉर्ट पे। कॉलम नेम क्या चाहिए? सर कॉलम 1 ही होगा सर वो नेम, इसको हाँ, सिलेक्ट वो जो कॉलम 1 आई बस थिंक ये ओके हो करो। सकता है, ये हो ओके सकता है। कर ओके करके यही है। ये रहा। ऑस्ट्रेलिया कहाँ, ऑस्ट्रेलिया कहाँ से डाल दिया तुमने? एशिया ओ एशिया सर ऐसे सॉरी। ऑस्ट्रेलिया नहीं था उसमें। अब हो सकता है सर, इसमें करेक्शन हो सकता क्या? एशिया करो उसे। है। रीजन फुल नेम में जाके ठीक कर दे। एशिया का देखिए, राइट क्लिक करके। थैंक यू सर।
यहाँ तक किसी का नहीं हुआ है तो बताएं। सर वो मैम ने जो जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए सर वो जो पोस्ट कर रखी है ग्रुप में सर। हम्म सर मैम ने सर हमारे ग्रुप में जो पोस्ट कर रखी है जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए सर, हायरिंग कर रही है जो कंपनीज। हम्म यस सर, तो सर उसमें एक एक रोल है डाटा एनालिस्ट के लिए, उसमें सर एक्सेल के एमआईएस रिपोर्ट चाहिए और एक एक्सेल सीआरएम चाहिए सर। वो क्या होता है एक्सेल सीआरएम? बेसिकली कस्टमाइज सीआरएम होता है, ये विजुअल बेसिक के थ्रू बना हुआ, उसके लिए लिखा हुआ। सर वो तो हमने पढ़ा भी नहीं। कुछ चीजें एडवांस हो सकती हैं, मांगी गई हो। यस सर। किसी का ये नहीं हो पा रहा है तो बताइए भाई। सबका हो गया, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ठीक है, तो गाइस इस तरह से मर्जिंग यूज करते हैं, बहुत हेल्पफुल टूल है और हमें ध्यान रखना है इसका, ठीक है ना। चलिए आगे मूव करते हैं। अब इतनी सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये इन्हें अदर क्वेरी में इसलिए रखा है क्योंकि ये हमारे लिए प्रायोर नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें तो डिम रीजन बनाना है, और डिम रीजन में क्या चाहिए था मुझे? कॉन्टिनेंट का नेम, जो कि अब कोड कंट्री रीजन में आ गया है। तो विद द हेल्प ऑफ कंट्री आईडी आई कैन ऑप्ट इट। कंट्री आईडी फील्ड और डिम रीजन में कंट्री आईडी फील्ड दोनों क्या है, कॉमन है। सो इनको भी मर्ज कराया जा सकता है कि नहीं? यस सर। अगर मुझे यहाँ पे डिम रीजन में क्या चाहिए, कॉन्टिनेंट का नेम चाहिए, रीजन का नेम चाहिए, तो इसके साथ मुझे क्या कराना होगा, मर्ज। बस सेम ठीक है, कॉलम। यस। अब कॉमन फील्ड भी है हमारे पास, कंट्री आईडी। ठीक है, तो डिम रीजन को सिलेक्ट किया, मर्ज क्वेरीज पे गए, यहां से सिलेक्ट किया कोड कंट्री रीजन, कॉमन फील्ड बताया और एस्टिमेशन का वेट किया। तो गाइस एक दिक्कत है, पूरे मैचेस नहीं हो रहे, 6 टेबल रह गया। केवल 193 मैचेस आ रहे हैं आउट ऑफ 199। कितने की एरर हो रही है? 6 एंट्रीज, 6। ठीक है ना, 6 एंट्रीज की एरर हो रही है। तो यहाँ पे मर्ज सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा हमारा, ठीक है ना। आप लोग भी करके देख लीजिए एक बार, आपके उसमें क्या पता लगा रहा हो। ओके मत कीजिएगा बस।
सबका ऐसे ही आ रहा है, मैच नहीं हो रहा है पूरा। यस सर। यस सर। तो इस ये अनमैच से आप क्या समझ रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है, ये बता सकता है कोई? कोई समझ पाया है इसको, ये लिखा क्या है? ये जो मिस मैचेस हो रहे हैं, इसको समझ पाया है कोई? क्या, कौन कहाँ मिस मैच हो रहा है, क्या मिस मैच हो रहा है? सर आई मीन कंट्री वाइज, रीजन कोड वाइज, रीजन फुल नेम वाइज, और कंट्री आईडी में जो मैचेस हुए ओनली 193 हुए आउट ऑफ 199 199 कहाँ है? ऑफ 199 रोज। है कहाँ ये 199? सर ये तो- डिम रीजन जो हमने बनाया था उसमें 199 यस, डिम रीजन में 199 एंट्रीज हैं, उसमें से केवल 193 मैचेस 93 मिल रहे हैं उसे नीचे। जी डिम समझ रीजन। गए? यानी हाँ, डिम रीजन में नहीं, कोड कंट्री रीजन में 193 है जो मैच हो पा रहे हैं। मतलब है तो ज्यादा, लेकिन 193 आउट ऑफ मैच हो पा रहे हैं। डिम रीजन में एंट्री है टोटल 199। 199 में से 193 मैचेस हो रहे हैं, यानी डिम रीजन में कोई 6 एंट्रीज ऐसी हैं जो extra। जिनके मैचेस कहाँ नहीं मिल रहे हैं, कोड कंट्री रीजन में। और कंट्री रीजन। यस, 6 एंट्रीज ऐसी हैं जिनका रिजल्ट यहाँ पे नहीं है। और 6 एंट्री कौन सी होंगी? ऑब्वियसली कंट्री आईडी, राइट। क्योंकि कॉमन फील्ड तो वही है ना, उसी के बेसिस पे तो मैप करा रहे हैं हम। राइट। सही है। 6 एंट्री कौन सी है, वो कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो उस चीज को जानने से पहले यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, जॉइन काइंड। दिख रहा है जॉइन काइंड लिखा हुआ है? यस सर। मर्ज कॉन्सेप्ट में जॉइन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। देयर आर 6 टाइप ऑफ जॉइंस हियर इन माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, और ये अलग अलग मॉड्यूल्स में आप पढ़ेंगे। सो सबसे पहला है लेफ्ट आउटर, दूसरा है राइट आउटर, तीसरा है फुल आउटर, चौथा होता है इनर, और फिफ्थ होता है आपका लेफ्ट एंटी, और सिक्स्थ होता है राइट एंटी। ठीक है, दिस 6 काइंड ऑफ जॉइन काइंड्स, इन्हें हम लोगों को समझना है सबसे पहले। ठीक है, तो लेट्स से वी हैव 2 क्वेरीज, जैसे इस केस में थी, एक थी डिम रीजन और दूसरी है हमारे पास कोड कंट्री रीजन। सो गाइस एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप जो क्वेरी ऊपर रखते हैं, नंबर 1 पे रखते हैं, वो अपने आप हो जाती है लेफ्ट क्वेरी। क्या होती है वो? लेफ्ट क्वेरी। और जो नंबर 2 पे रखते हो वो हो जाती है राइट क्वेरी। ठीक है, जो आप ऊपर रख रहे हैं वो होगी अपने आप लेफ्ट, और जो नीचे रख रहे हो वो हो जाएगी राइट। इसमें कोई समस्या? अगर हम अपने टास्क की बात करें जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये देखिए डिम रीजन रखा हुआ है, तो ये क्या होगी? लेफ्ट क्वेरी। और नीचे रखी है कोड कंट्री रीजन, ये होगी राइट। राइट। ठीक है, ये चीज। अब जैसे कि यहाँ पे देखो क्या करा हुआ है, लेफ्ट क्वेरी में एंट्रीज हैं कुछ। ठीक है, लाइक वी हैव आईडी और सेल्स। तो आईडी में ए है, बी है और सी है, और उनकी सेल्स है। लेकिन दूसरी क्वेरी जो राइट क्वेरी है उसमें रीजन लिखा हुआ है, तो ए का रीजन लिखा है, सी का लिखा है, क्या बी का रीजन लिखा है? नहीं, लेकिन बी भी है।
दैट इज यूरोप। तो यहाँ पे एक तो बी है जो कि राइट क्वेरी में नहीं है, और यहाँ पे बी भी है जो कि लेफ्ट क्वेरी में नहीं है। समझ रहे हैं आप? यस तो सर। यहाँ पे जानबूझ के जो है मिसमैचेस केस रखे हुए हैं, मिसमैचिंग के। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं ज्वाइन काइंड्स की। तो सबसे पहला काइंड होता है दैट इज लेफ्ट आउटर। ठीक है, लेफ्ट आउटर में क्या होता है कि लेफ्ट क्वेरी की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, यानी कि पहली क्वेरी। तो पहली क्वेरी से देखो सारी एंट्री आ गई। अब होगा क्या कि सारी एंट्री आ गई तो उसकी सेल्स वैल्यू भी सामने से उठ के आ गई, लेकिन रीजन में क्योंकि बी नहीं मिला तो उसकी जगह पे क्या आ गया? नॉट एप्लीकेबल। नॉट अवेलेबल, क्योंकि वो कहां नहीं है? राइट क्वेरी में बी की एंट्री नहीं है। क्लियर है बात? यस सर। हमेशा याद रखें, लेफ्ट क्वेरी पहली क्वेरी होती है, और जब आप लेफ्ट आउटर कर रहे हो तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। किसकी? पहली क्वेरी। पहले को। ठीक है ना? तो वो लेफ्ट से सब वैल्यू ले रहा है, ए बी सी 10 50 20, बट उसको बी का रीजन वैल्यू तो मिल ही नहीं रहा सेकंड। क्लियर है? ये होता है लेफ्ट आउट। दूसरा होता है फुल आउटर। फुल आउटर में क्या होगा? दोनों की जो क्या कहेंगे इसे प्रायोरिटी है वो बराबर होती है, यानी सारी एंट्री लेगा। ए बी सी लिया यहां से, और यहां से बीबी भी ले लिया। अब बीबी के लिए सेल्स वैल्यू नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल लगा दिया, और बी के लिए रीजन वैल्यू नहीं है तो वहां पे भी नॉट एप्लीकेबल दे दिया। तो ये होता है फुल आउटर नंबर 2। ठीक है, और नंबर 3 आता है गाइस, दैट इज राइट आउटर। बेसिकली इसमें राइट क्वेरी की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, उसका वेटेज ज्यादा होगा, तो राइट की सारी एंट्रीज आ रही है देखो, और लेफ्ट में जो नहीं मिल रही है उसके आगे NA लिखा हुआ है। क्लियर है ये? कोई डाउट? समझ लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। सर नॉइस आ रहा है काफी बहुत। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस एंटी की। बहुत ध्यान से सीखिएगा भाई, ये समझना बहुत जरूरी है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते हम, ये बात ध्यान रख लीजिए सभी। जब तक ये समझ में नहीं आएगा कॉन्सेप्ट, अगर हमने जो है ज्वाइन काइंड नहीं समझा तो भाई डेटा पे काम वैसे ही नहीं कर सकते हम फिर, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। बहुत ध्यान से दोबारा देखिए, एंटी की बात करते हैं अब। एंटी में सबसे पहले आता है गाइस लेफ्ट एंटी। देखो जिस टाइटल से शुरू हो रहा है उसकी प्रायोरिटी क्या होगी? हाई। यहां लेफ्ट था तो लेफ्ट की प्रायोरिटी ज्यादा, राइट था तो राइट की प्रायोरिटी ज्यादा। ठीक है, तो गाइस लेफ्ट एंटी लिखा आ रहा है, यानी किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? लेफ्ट की। लेकिन इसमें उल्टा है, एंटी का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट का उल्टा। लेफ्ट की ऐसी वैल्यू या राइट की ऐसी वैल्यू जो लेफ्ट में नहीं है, या लेफ्ट की ऐसी वैल्यू जो राइट में नहीं है, वो होगा लेफ्ट एंटी। और राइट की ऐसी एंट्री जो लेफ्ट में नहीं है वो होगा आपका राइट एंटी।
लेफ्ट एंटी मतलब हुआ लेफ्ट का उल्टा, यानी लेफ्ट में जो वैल्यू है और राइट में नहीं है, कौन सी है? बी। बी यहां है पर यहां नहीं है, ये हुआ लेफ्ट एंटी। और ये हो गया आपका राइट एंटी। राइट की ऐसी वैल्यू जो कि लेफ्ट में अवेलेबल नहीं है। समझ में आया ये? यस सर। और लास्ट आता है गाइस इनर जॉइन, दैट इज द लास्ट वन। 6 टाइप ऑफ जॉइन, दैट इज इनर जॉइन। ऐसी एंट्रीज जो ए और बी दोनों में है, केवल वही, यानी कि कॉमन, जो ए में भी है और बी में भी। समझ गए? इस तरह से काम करता है इनर जॉइन। एक बार चाहे तो गाइस इसे क्रिस्टल एंड क्लीन नोट कर लीजिए अपने पास और समझिए खुद से, और तब भी समझ नहीं आ रहा तो मुझे बताइए। एक बार नोट कर लो इसे आराम से। सर ये एक बार फुल में बता दीजिए, बीबी नॉट अवेलेबल लास्ट में जो है इस रो। कौन सा वाला? सर फुल में, फुल वाला? फुल में। हाँ देखो फुल में दोनों की प्रायोरिटी इक्वल होगी, यानी कि लेफ्ट की भी वैल्यूज और राइट की भी वैल्यूज। तो लेफ्ट में ए बी सी है और यहां से बी बी भी ले लेगा। अब जिसकी जो वैल्यू अवेलेबल नहीं है, जैसे बीबी की सेल्स वैल्यू अवेलेबल नहीं है फर्स्ट में, तो वहां पे एनए आ गया। ऐसी बी का रीजन अवेलेबल नहीं है सेकंड में, तो वहां पे एनए आ गया। तो इस तरह से काम करेगा ये। यानी दोनों का वेटेज बराबर, दोनों ही कम्युलेट होंगे, एक साथ आएंगे। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी। हाँ सर जी। अगर जैसे हमारे पास आईडी में अभी तो ए बी सी दे रखा है या फिर नीचे बी बी दे रखा है फिर, सर अगर हमारे पास आईडी में होता ए बी सी ए सी डी ऐसे 3 वैल्यूज होती, तो सर उस टाइम पे अगर हमें सिर्फ डी को सेंटर वाले को वेटेज देना है तो उसके लिए हम फुल यूज तो नहीं कर सकते, वो तो फुल को लेगा। फुल में वो दोनों को लेगा, 3 हो गए ना सर लेफ्ट ए क्वेरी बी। से भी राइट क्वेरी से भी। और अगर सर 3 हो तो 3 का नहीं होता कि अगर जैसे 3 है तो उनको नहीं, कैसे? मर्जिंग केवल 2 में होती है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? मर्जिंग 2 ही के साथ पॉसिबल है। सर लेफ्ट आउटर और लेफ्ट एंटी के जो एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है सिमिलर से, इसमें डिफरेंस कैसे है इसको एक बार क्लियर कर दीजिए। लेफ्ट किस चीज की आउटर बात और कर रहे लेफ्ट हो? एंटी, लेफ्ट आउटर और लेफ्ट एंटी में जैसे एग्जांपल इसमें भी कोट किया हुआ है, इसमें भी वो सिमिलर सा लग रहा है। लेफ्ट आउटर और लेफ्ट एंटी में जो एग्जांपल भी दिया हुआ है, लुक लाइक अ सेम
क्योंकि वो बी में भी 50 और वो NA नॉट एप्लीकेबल। इसको थोड़ा सा क्लियर, इन दोनों में डिफरेंशिएशन कैसे, इसको एक बार क्लियर कर दीजिए। लेफ्ट आउटर और लेफ्ट एंटी कह रहे हो? राइट सर। हाँ नहीं, दोनों में बहुत फर्क है हम वो आशुतोष। लेफ्ट आउटर का मतलब हो गया लेफ्ट की प्रायोरिटी ज्यादा। प्रायोरिटी ज्यादा है, राइट। हाँ, अब लेफ्ट की प्रायोरिटी ज्यादा का मतलब हो गया कि लेफ्ट के सारे एलिमेंट, ऑल फ्रॉम लेफ्ट। अगर मैं कह रहा हूँ प्रायोरिटी ज्यादा, इसका मतलब ये हुआ कि ऑल फ्रॉम दैट वन। तो देखो एबीसी तीनों आ गए, लेकिन जब वो रीजन की वैल्यू देखने यहां गया तो बी की रीजन वैल्यू नहीं मिली, तो बी की जगह पे लिख दिया उसने नॉट एप्लीकेबल। NA। सही है, तो लेफ्ट sir. की पहले की प्रायोरिटी ज्यादा। अब ये एंटी ठीक उल्टा, एंटी कहता है कि बी एक लेफ्ट क्वेरी की ऐसी वैल्यू जो कि राइट में नहीं है। तो अच्छा, अगर आपको पता करना है लेट्स से कि ए की कौन सी, यानी लेफ्ट क्वेरी की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो बी में नहीं है, तो आप लेफ्ट एंटी करोगे। तो केवल लेफ्ट एंटी में केवल वो वैल्यूज आएंगी जो वहां पर जो से मैच नहीं कर रही हैं। एग्जैक्टली आशुतोष, ठीक है ना? यस सर। और सोचो भाई, और समझो इसको, क्वेश्चंस आने चाहिए भाई। ये क्लियर नहीं तब तक डेटा एनालिस्ट नहीं बन सकते, ये बात ध्यान रखना। सोच के समझ के देखो। अच्छा, एक मैंने शुरू में मर्ज कराया था यहाँ पे, इसको तो कैंसिल करता हूं अभी। कोड कंट्री रीजन में हमने मर्ज किया था, एडिट कर रहा हूं इसे। ये देखो, एक चीज नोटिस की मैंने, ये ज्वाइन काइंड चेंज नहीं किया। मैंने ज्वाइन काइंड से छेड़ा क्या वहां पे? नो नहीं सर। सर। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कौन सा सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट? लेफ्ट आउटर। लेफ्ट आउटर। लेफ्ट आउटर का मतलब क्या हो गया? लेफ्ट का प्रायोरिटी ज्यादा, लेफ्ट की सारी वैल्यूज। इसलिए मैंने कहा कि जो हमारी मेन क्वेरी होती है उसे पहले रखो, ठीक है ना? तो ये लेफ्ट क्वेरी हो गई, लेफ्ट की प्रायोरिटी ज्यादा, मैचिंग फ्रॉम सेकंड। इस केस में पूरे मिल गए थे भाई, तो जब इसीलिए मैंने कहा कि पहले हम लेफ्ट आउटर यूज करते हैं, ठीक है ना? हमने बाकी छेड़े ही नहीं, ठीक है? इसे नोट करो और समझो। सर ये एंटी वाला एक बार आप थोड़ा सा कोई एग्जांपल देके समझा दो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। देखो, एंटी का मतलब क्या होता है हिंदी में, ये बताओ। सर उल्टा। एग्जैक्टली उल्टा होता है। तो अगर मैं लेफ्ट एंटी कह रहा हूं तो मैं कह रहा हूं लेफ्ट का उल्टा, यानी लेफ्ट की ऐसी वैल्यू जो राइट में नहीं। नहीं है। जी सर। तो लेफ्ट की कौन है ऐसी वैल्यू? बी। बी। बी जो है कहाँ नहीं है? राइट में नहीं है, राइट में नहीं है। ठीक है ना? जी। और जब मैं कह रहा हूं राइट एंटी, तो राइट की ऐसी वैल्यू जो लेफ्ट में नहीं है। लेफ्ट में नहीं है। अच्छा ठीक है केवल सर, वो अब समझ हाईलाइट, में आ वो हाईलाइटेड होगी। गया। यस, आगे वो चीज ठीक है ना? समझ तो में। राइट की कौन सी ऐसी वैल्यू जो लेफ्ट में नहीं है? बी। तो देखो बी। वो आ गया, ठीक है ठीक है। ठीक है? तो ये हुआ एंटी। इनर, इनर क्या करता है? इनर बेसिकली कॉमन, दोनों में जो कॉमन है, इन बिटवीन ए में भी है और बी में भी है, यानी लेफ्ट क्वेरी में भी है और राइट क्वेरी में, ठीक है? केवल उन्हीं को मर्ज करेगा, राइट। उन्हीं को आपके सामने आउटपुट, ये आउटपुट है। ये जो Yes, सामने sir. देख रहे हो ना आशुतोष, इस तरफ Yes, वाला, sir. ये आउटपुट है, समझ गए ना? यस सर। हाँ, तो अब ये समझ में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी नीड पे डिपेंड करता है। अब खुद सोचो, जब मैं कह रहा हूं कि जो हमारी मेन क्वेरी है उसको पहले रखो, तो हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट कौन होगा? लेफ्ट, लेफ्ट राइट। है ना? हमारे Yes, लिए sir. हमेशा लेफ्ट क्वेरी इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपने उसको बाद में सिलेक्ट किया है तो राइट क्वेरी होगी।
हमें किससे किसको मर्ज कराना है, पहले उसको उसकी प्रायोरिटी पहले सेट करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, प्रायोरिटी आपको क्लियर होनी चाहिए पहले, Yes, सही है sir. ना? Yes, तो sir. वो अभी तक मैंने ये चीज डिस्क्लोज नहीं की थी उस समय, तो डायरेक्ट मर्ज कर दिया था, बट अब के केस में हमें जरूरत पड़ रही है भाई इसकी, समझ रहे हो? अब जब आप यहाँ पे मर्ज कर रहे हो, देखो दोबारा आओ, तो ये था हमारा डिम रीजन में हम कोड कंट्री रीजन को मर्ज कर रहे थे, तो प्रायोरिटी ज्यादा किसकी होगी? डिम डिम रीजन रीजन की, इसी Yes, की sir. रखनी चाहिए, तो यानी कि हमारे लिए लेफ्ट कौन होगी? डिम रीजन, डिम रीजन और कोड कंट्री रीजन होगी राइट। और मैं आया, मैंने किया इसे मर्ज, यहां सेलेक्ट किया कोड कंट्री रीजन, कॉमन फील्ड बताया। अब ज्वाइन काइंड क्या रखना चाहिए मुझे? आप लोग मुझे ये बताइए पहले, तो ज्वाइन काइंड क्या रखूं? सर लेफ्ट उस रखेंगे पर ना मत पड़िए अभी। हाँ, क्या कह रहे हो? सर? लेफ्ट आउटर रखेंगे ना? ऑब्वियसली लेफ्ट ही रखना चाहिए, आउटर नहीं। अभी केवल पहले तो बात आती है लेफ्ट की। हाँ, यस सर, हाँ, लेफ्ट हमें लेफ्ट रखना चाहिए क्योंकि हमारे लिए लेफ्ट प्रायोर है, प्रायर करेक्ट? है। यस सर. डिम रीजन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन जब आप लेफ्ट रख रहे हो ये रहा है आशुतोष कि 199 में से केवल कितने मैचेस मिल रहे हैं? 193। 193 यानी कि डिम रीजन में 199 कंट्रीज 199 की है, राइट एंट्री साइड. है, यस यस सर. उसमें से केवल 193 मैच हो रहे हैं बी से, ये बी यानी कि राइट क्वेरी से। यस सर. प्रॉब्लम ये है। अब एक बात बताओ, इस ये चीज समझने में किसी को समस्या हुई है तो बताइए। सर आगे सर। क्लियर है? ठीक है, अब मुझे बताओ क्या पता लगाया जा सकता है वो 6 एंट्रीज कौन सी है जो मैच नहीं हो रही? सर लेफ्ट एंटी से होगा सर वो, आई थिंक। लेफ्ट आउटर वेरी सर. गुड मुकीम, बहुत Left सही, बिल्कुल सही काम मुकीम ने। मुकीम के समझ में आ गया, मुकीम समझ गया भाई। मुकीम कहता है इसको लेफ्ट एंटी करो आप। अगर लेफ्ट एंटी करते हो तो पता चल जाएगा लेफ्ट की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो राइट में नहीं है, ठीक है ना? सो मुकीम इज राइट भाई। ये कह रहा है कि लेफ्ट एंटी करो सर। अगर मुझे नॉर्मल ज्वाइन करना है तो लेफ्ट आउटर ही करना चाहिए, लेकिन अभी मुझे पता लगाना है कि कौन से मिस मैचेस हैं, तो मुझे लेफ्ट एंटी करना होगा। लेफ्ट एंटी कीजिए, दोबारा एस्टिमेशन वही आएगा, लेकिन जब ओके करूंगा तो गाइस मुझे वो 6 एंट्रीज मिलेंगी जो मैच नहीं हो रही हैं। ये रही आपके सामने, ठीक है ना? ये 6 एंट्रीज डिम रीजन में है जो कि उसे कोड कंट्री रीजन में नहीं मिल रही है। क्या क्लैरिटी है इसमें या कंफ्यूज हो रहे हो? क्लियर हो रहा है मुकीम? इज दैट क्लियर? यस सर, डेफिनेटली। पक्का श्योर? श्योर तुम्हें तो सर। हो गया, लेकिन बाकियों का कोई साउंड नहीं आ रहा भाई, यस और नो बिल्कुल भी नहीं। क्या हो गया, ऐसा क्या पढ़ा दिया मैंने आज? Yes, sir. पक्का क्लियर हो रहा है ना? देखो कॉन्सेप्ट को समझिए, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक डेटा से वैसे भी डील नहीं कर पाओगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है भाई, तब तक आगे बढ़ के कोई फायदा है नहीं। इसीलिए मैं इतना टाइम इस पे मेल्ट कर रहा हूँ। जब तक आप इसको समझोगे नहीं ना, तब तक आप बढ़ ही नहीं सकते आगे, ये बात ध्यान रखिएगा, और इसकी जरूरत हमेशा पड़ेगी, ठीक है ना? तो मुकीम ने जैसा कहा, मैं इसीलिए आपको ज्वाइन काइंड मैंने पढ़ाया है यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता करना है पहले कि भाई वो 6 एंट्रीज कौन सी है जो कल्प्रेट है, जो कि कोड कंट्री रीजन में नहीं मिल रही। सर मेरा तो ये क्वेश्चन वो यहाँ 6 पर एंट्री। सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे हाँ ये है कि हम इसके अलावा वैसे ये एग्जैक्टली राइट है कि हम इस पे हमें पता लग गया कि 6 साइंटिस्ट, बट हम इसमें अगर हाँ इसको लेफ्ट हाँ हाँ। आउटर भी करते हैं तो वो भी तो नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा ना, जो नहीं होंगी। लेकिन वो गलत भी तो है आशुतोष, हमें तो वैल्यू चाहिए ना वहां पे। ओके. हम एरर प्रिफर नहीं कर सकते डेटा में, वो तो एरर ही हो गई एक तरह की, नॉट एप्लीकेबल, नहीं, नॉट है ना? एप्लीकेबल के बाद फिर हम जाके उसमें ये भी तो पता कर सकते हैं ना, फिर हम उसमें चेंज कर सकते हैं ना, वैसे भी अगर हम स्टेप बढ़ जाएगा ना वैसे उसमें, बट नहीं 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 नहीं, वो सही अप्रोच नहीं रहेगी। पहले तो आपको ओके. पता कर लेना चाहिए। ये लेफ्ट एंटी से ये हो रहा है कि पहले पता चल जा रहा है आपको हाँ, कि राइट भाई सर. कौन सी ये ऐसी वैल्यूज है जो दिक्कत कर रही है। जो अब मेरे दिक्कत कर रही सामने है. स्क्रीन पे है वो कि भाई यस ये सर. 6 वैल्यू ऐसी हैं आशुतोष जो यस कि सर. कोड कंट्री रीजन में नहीं है, राइट सर. ठीक है? यस सर. अब एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए बोट डिटेक्टेड एंड रिमूव्ड, फिनिश। इसके लिए आपको ना वापस सोर्स फाइल में लेके चलता हूं।
कोड कंट्री रीजन में। ये गड़बड़ हुई कैसे है इसको समझना है तो आपको इस डेटा के अंदर आना पड़ेगा भाई, रॉ फाइल में। यहाँ पे ना एक कंट्री लिखी है सूडान, दिख रहा है? कोई मुझे Yes, बता sir. सकता है कौन से कॉन्टिनेंट में है ये? सूडान का पता है किसी को? सर ये इट्स इन अफ्रीका और एशिया। नाइजीरिया की तरफ है। नाइजीरिया, इट्स इन अफ्रीका, राइट? ये अफ्रीकन देखो मैं कंट्री। इसका कोड सर्च कर रहा हूँ, 720 सूडान लिख रहा हूँ, SUDAN, ठीक है? ये रहा साउथ सूडान और ये रहा सूडान। सूडान का कोड कितना लिखा हुआ भाई, कंट्री कोड 736 736 कितना है? 736। और यहाँ कितना है? 720 729 तो ये भाई यही तो रीजन है, मिल नहीं रहा भाई। जब वो लुकअप करने गया यहाँ, उसने 729 जब यहाँ देखा होगा तो उसको 729 में कोई और मिला होगा, क्योंकि यहाँ सूडान कहाँ है? 736। दिस इज द डिस्क्रिपेंसी। यही डिस्क्रिपेंसी है जिसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे अटक जाता है, ठीक है ना? अब ये 957 है, मैं सर्च करता हूं इसे। नाइन 957 तो है ही नहीं, और बताओ। 830 ट्राई करते हैं, क्योंकि वो भी, उसका भी कोई आउटपुट नहीं मिल रहा हमें, मिसमैचेस है। ये देखो 830 भी नहीं है, समझ रहे हो आप? यानी कि कोड कंट्री रीजन जो फाइल है हमारा, उसमें इशू है। जो हम ये सब्स्टिट्यूट फाइल लेके आए हैं उसमें इशू है, समझ रहे हो आप? तो ज्वाइन काइंड क्लियर हुआ या नहीं, ये बताओ। यस सर। आपको अब देखो, आज हम इतना ही रख रहे हैं डिस्कशन, मुझे लग रहा है काफी हेक्टिक सा हो गया है थोड़ा सा, ठीक है? सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू फाइंड अ वे कि कैसे करके इसको ठीक कर सकते हैं। पहले तो ज्वाइन काइंड पढ़ोगे, फिर मुझे कल चाहिए रास्ता आप लोगों से कि कैसे इस डिस्क्रिपेंसी को दूर किया जा सकता है, ठीक है? अभी के लिए मैं इसे क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ, मैं आगे नहीं पढ़ाने वाला आज, ठीक है? क्योंकि आप लोग बिल्कुल चुप चुप बैठे हुए हैं गुमसुम से, और ऐसा लग रहा है जैसे कि खास समझ में आया नहीं आप लोगों को। सो मैं करता हूँ क्लोज एंड अप्लाई, और ये रहा हमारा प्रोजेक्ट, यहाँ पे सब सेव हो गया है। इसे कंट्रोल S कर रहा हूँ, एंड वी विल टॉक इट लेटर ऑन, ठीक है? एक बार गाइस इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर होगा तभी आगे बढ़ पाएंगे, तब तक नहीं। सो आज का होमवर्क ही यही है कि पहले तो इसको स्टडी करोगे, समझोगे, और समझने के बाद देन आफ्टर इसे अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करके देखोगे कि क्या रास्ता हमारे लिए हो सकता है आगे बढ़ने का। तब तक हमारी क्वेरी नहीं बन पाएगी भाई, डिम रीजन तब तक बन ही नहीं सकता जब तक ये इश्यू रिजॉल्व ना करें हम, ठीक है? तो एक बार इसको देखना है, समझना है गाइस, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। हाँ आशुतोष बताओ। सर को हाँ। स्टडी मटेरियल भी स्टडी मटेरियल यही पढ़ लो पहले, बहुत है, ठीक है ना? ये जो अभी चल रहा है उसको पढ़ लें आप लोग साथ ही साथ, तो बहुत अचीव कर लेंगे लाइफ में, ठीक है? पहले इसे पढ़ लो। स्टडी मटेरियल लास्ट में दूंगा आप लोगों को। कोई वो नहीं इसके अलावा सर? नहीं, इसमें हम पहले देख इतना सकते पढ़ थोड़ा। लो, वही बहुत है, ठीक है ना? अगर आप अच्छा। इतना कर लेते हैं तब सोचा जाएगा नेक्स्ट लेवल के बाद, ठीक है ना? अच्छा उसके पहले बाद आप उसके बाद इसी पे फोकस करें। ज्वाइन काइंड है, पहले आपको खुद क्लियर होना चाहिए, खुद को कन्विंस करो तभी दूसरे को कन्विंस कर पाओगे, राइट? अच्छा तो पहले ठीक खुद को राइट सर। समझिए। तो इंटरव्यू प्रायर क्वेश्चन है, इंटरव्यू में सबसे पहले पूछा जाएगा ज्वाइन काइंड, और नहीं मैंने कहा जस्टिफाई कोई करा पाओ तो क्या फायदा? मैंने कहा कोई टेस्ट भी होगी जिसमें हम बीच में देख ले ऐसा कुछ। बिल्कुल उसमें बिल्कुल, तो- डेफिनेटली आशुतोष, इस तरह के असेसमेंट्स, मॉक इंटरव्यूज वगैरह हम लोग जरूर रखेंगे, ठीक है ना? बट ठीक है। अभी यह है कि अब इसको प्रॉपर पहले ले, लेक्चर को दोबारा रीटेक करना, ठीक है ना? दोबारा, जैसे मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको दोबारा करिए प्रोजेक्ट को अलग नई फाइल में, सर ठीक है ना? सर एक चीज बताइए ना सर, जैसे हमें कोई अगर सर्वर से भी डाटा भी जो लेना होगा तो सर्वर का डाटा भी इसके थ्रू हो जाएगा क्या? सेम तरीके से होता है, वो एक्सेस होना चाहिए आपके पास सर्वर का, यू कैन कॉल द डेटा। नहीं जैसे सेम उसका ऐसे ही सर्वर का होता है। हमारा हाँ, सर्वर का क्या? हेलो
ऑडियो नहीं आ रहा है आपका। हेलो, हाँ सर। हाँ जी बताओ। सर जैसे हम जो है कोई सर्वर के अंदर पेज लिंक खोलते हैं तो जो पेज नंबर 1 2 3 करके आता है ना एक्सेल में, तो यहाँ भी हो जाएगा उसमें वो चीज करने में? नहीं, सर्वर और एक्सेल एक साथ कैसे आ रहे हैं? अच्छा, सर्वर अलग भी चीज है, इसके एक्सेल थ्रू भी अलग नहीं चीज होगा है। ना? नहीं, मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो, व्हाट इज द पॉइंट? मैं वो नहीं सर समझ पॉइंट पाया। मेरा ऐसा है ना सर, जैसे हम किसी सर्वर में काम कर रहे हैं ना, किसी सर्वर के अंदर काम कर रहे हैं, तो वहाँ का डाटा जो है हमें 1 बाय 1 करके मिलता है। जैसे पेज नंबर 1 2 3 हम चाहते हैं कि अगर उसमें 1 से 100 कौन पेज सा 100 सर्वर दिन तक होता है कोई, प्रवीण, ये कौन सा सर्वर होता है? किस सर जैसे टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है? क्लाउड है सर या बॉब वेब एसक्यूएल है? नहीं नहीं, वो है सर आपका बॉब हम्म। वेब पोर्टल है, जीएसटी की साइट है, उसके अंदर का सर्वर है सर वो। जी, आई कांट से अबाउट दैट, वो गवर्नमेंट का है तो मुझे उसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है प्रवीण, बट यहाँ पे हम लोग अच्छा डिफरेंट टाइप का डेटा कॉल करा सकते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर अच्छा, डेटाबेस है, वो पहले पता करना पड़ेगा कौन सी हाँ टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। अगर वो डेटा नॉर्मल एक डेटाबेस ओके है तो वी कैन कॉल दैट, हम इजीली जी कॉल करा सकते हैं। गेट डेटा में जाइए, वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ जो ठीक है ठीक। सोर्सेस अवेलेबल हैं, आप उन्हें कॉल करा सकते हो इजीली। हम्म, बट वो सीक्वल पे होना चाहिए, मतलब वो ठीक है प्रॉपर डेटाबेस होना चाहिए और क्लाउड सर्विस होनी चाहिए। ठीक है, क्लाउड, ठीक तो ठीक हर तरह का ठीक डेटा ठीक कॉल कराया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक। ठीक है ओके ना? सर। ये चलिए, तो आज पहले इसको भाई लेक्चर को रिकॉल कीजिए आप लोग और दोबारा समझिएगा, और कल फिर एक बार डिस्कस कर लेंगे। मैं चाहे तो दोबारा बता दूंगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बार आप कोशिश जरूर करें। ठीक है, पहले ठीक है खुद से जो है आप लोग हाँ ठीक है ना, खुद से आप करें, जाए ग्रुप में होगा, ठीक है ना, तो खुद से पहले कोशिश करें, और कोशिश करने के बाद देन आफ्टर जो है हम फिर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो आज इतना ही रख रहे हैं, फिर बाय बाय। ओके सर, बाय। ओके बाय, टेक केयर। बाय सर।